हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस पाठशाला पर। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है रेशों से वस्त्रों तक। चैप्टर में पढ़ना है कि जो फैब्रिक हम यूज करते हैं वे फाइबर से बनते कैसे हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों या फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? भेड़ के जो उस शरीर के ऊपरी भाग होता है उससे हमें फाइबर मिलते हैं। क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं? आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हमें पता है कि फाइबर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर जो हमें पादप व जीवों से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक जिन्हें केमिकल के जरिए प्रोसेसिंग करके बहुत सारे तरीक़ों से फैक्ट्री में तैयार करते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह। और जो नेचुरल होते हैं जो हमें पादप एवं जीवों से प्राप्त होते हैं, तो जैसे प्लांट में हमें कॉटन हुआ, जूट है, तो कॉटन हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है, जूट जो हमें पटसन के पौधे से प्राप्त करते हैं। एनिमल से हम ऊन प्राप्त करते हैं और सिल्क प्राप्त करते हैं। वुल हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भेड़ तथा याक जैसे जानवरों के बालों से प्राप्त करते हैं, और जो रेशम होती है उसे रेशम कीट या सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम जांतव रेशे, ऊन और रेशम के बारे में पढ़ेंगे। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। कि ऊन जो है हमें भेड़, बकरी, याक जैसे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, और ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो बालों से ढका होता है, और बालों की इनके शरीर पर एक मोटी परत पाई जाती है। तो बालों की मोटी परत पाई जाने की वजह से इन्हें सर्दी नहीं लगती। बालों के बीच में अधिक मात्रा में जो वायु है वो आसानी से भर जाती है, और वायु वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके शरीर पे जो बाल होते हैं उसकी वजह से जो बाहरी वायु होती है, जो ठंडी वायु होती है, वो इनके बालों में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनको सर्दी नहीं लगती। एक्टिविटी 3.1, अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? जैसा कि हमने हमारे पापा के फेस पे देखा होगा कि उनके जो फेस के बाल होते तो वो दाढ़ी वगैरह करवाते तो उसकी वजह से मोटे होते हैं, और जैसे हाथों के बाल जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल, कोर्स बियर्ड हेयर, और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, फाइन सॉफ्ट हेयर। तो जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, यानी कि वो हेयर जो उनके शरीर का आउटर लेयर है, जो कि बहुत हार्ड होते हैं। इन हेयर्स का यूज लो ग्रेड की जो मटेरियल बनाने में किया जाता है, जैसे पायदान, चटाई या फिर जो मोटे कंबल होते हैं उनको बनाने में। और जो फाइन सॉफ्ट हेयर जिसे तंतु रूपी मुलायम बाल बोलते हैं, इनके शरीर में स्किन से बिल्कुल सटे छोटे छोटे हेयर होते हैं। ये बहुत ही मुलायम और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इनकी अच्छी क्वालिटी का वूल बनाने में इनका यूज किया जाता है। तंतु रूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करती है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन, जिसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, कहलाती है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं,
तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर मुलायम बाल हों, जिससे कि मुलायम बालों वाले विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न हों। और जनकों के चयन की यह जो प्रक्रिया है वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन हमें किन जंतुओं से प्राप्त होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोडक्शन हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से जो ऊन हमें उपलब्ध होती है वो भेड़ की ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट कर सकते हैं कि पश्मीना शॉल कैसे बनाई जाती है। तो अंगोरा ऊन जो कि अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है, उनसे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। और ये एक जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये बकरियां जो है वो पाई जाती हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। यहाँ पर हमने ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ा कि ऊन हमें किन जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ऊन हमें भेड़, ऊंट, याक, अंगोरा बकरी जो कि जम्मू कश्मीर के अंगोरा क्षेत्र में पाई जाती है और जिसके बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो उनके बारे में बताया कि किन किन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3.2। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। एक्टिविटी 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ पे वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग कीजिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। तो भेड़ों का पालन कैसे होता है और उनमें प्रजनन किस प्रकार करवाया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें तो यहाँ पर गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली जो बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ होता है उसे खली कहते हैं, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम नीचे दिए हुए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है और उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि भेड़ की कुछ जो नस्ल होती है उनके शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त हो सकती है। और अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों में वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है। यहाँ पर भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें दी हुई हैं जिसमें नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले है लोही नस्ल की भेड़। इसकी जो ऊन है वो अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है, राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर भूरी ऊन मिलती है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नाली या नली गलीचे की ऊन प्राप्त की जाती है और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती हैं।
बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। मारवाड़ी मोटी या रुक्स ऊन गुजरात में पाई जाती हैं। पाटनवाड़ी होजरी के लिए और गुजरात में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशों को ऊन में संसाधित करना, कि रेशों को ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम बाल कटवाते हैं तो हमारे बालों की जो ऊपरी परत होती है वो निर्जीव होती है, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। और जब हमारे कोई बाल खींचता है तो हमारे शरीर की जो सजीव कोशिकाएं होती हैं उनमें दर्द होता है। सामान्यतः भेड़ के जो बाल होते हैं उनको गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाल कटवाते या दाढ़ी बनवाते समय हमें दर्द इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो बाल हैं जो काटे जाते हैं वो हमारे बालों की ऊपरी परत होती है जो कि निर्जीव होती है, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते जैसे आपके उगाते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप फर्स्ट दिखाया गया कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कटाई का कार्य, ऊन की कटाई का कार्य करते हैं कि जो भेड़ होते हैं उसके बालों को मशीन के द्वारा काटा जाता है और गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ के जो बालों के जो सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर भी भेड़ जीवित रह सके। और फिर ये जो ऊनी रेशे होते हैं इनको संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। फिर सेकेंड स्टेप है त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनके अंदर जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। यह जो प्रोसेस है उसको अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमें भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न चरण दिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले है भेड़ की ऊन उतारना। उसका टंकियों में अभिमार्जन किया जा रहा है। इसके बाद इसका मशीन के द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है और उसके बाद ऊन का धागा बनाया जा रहा है। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। जैसे हमें पता है कि जानवरों के शरीर पर बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। जो जानवर होते हैं जिनके शरीर पर वो जीवाणु पाए जाते हैं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब वो अगर मनुष्य की बॉडी में एंटर कर जाए तो वो बीमारी का कारण बन जाते हैं। एंथ्रेक्स जीवाणु जो है वो भेड़ के शरीर पर पाया जाता है, जो एक घातक रक्त रोग है। स्टेप थर्ड, तो अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। कि जब बालों को अच्छे से धो दिया जाता है तो उसके बाद उनकी छटाई की जाती है। जो रोमिल और रोएदार जो बाल होते हैं उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ से उन बालों को छाटा या फिर पृथक किया जाता है कि कौन से बालों से हमें चटाई या पायदान बनाना है और कौन से बालों से हमें ऊन बनानी है। फिर है स्टेप फोर्थ, बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। बालों को फैक्ट्री में भेजने के बाद जहाँ पर उनको छाटा या पृथक कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं उनको छाट लेते हैं, जो बर कहलाते हैं। और फिर इसके बाद इन रेशों को पुनः अपमार्जन कर उन्हें सुखा लेते हैं और बाद में इन्हें धागों के रूप में प्रयुक्त कर काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन प्राप्त हो जाती है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। स्टेप 6,
अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। कि स्टेप 6 में क्या करेंगे कि रेशों को सीधा करके सुलझा लेंगे और फिर उससे लपेटकर धागा बना लेंगे, और जो लंबे रेशे हैं उनको काटकर जो स्वेटर की ऊन के रूप में या फिर छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग कर लेंगे। बूझो यह जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना ऊनी स्वेटर रखता है। तो हमें पता है कि ऊनी स्वेटर में ऐसे छोटे छोटे से होल होते हैं, उन छिद्रों में क्या है, हवा फंस जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरी ठंडी हवा होती है वो हमारे स्वेटर में इंटर नहीं कर पाती। हमें वो जो गर्मी है वो ऊनी वस्त्र से नहीं मिलती, हमारे शरीर की गर्मी होती है। ऊनी वस्त्र बस हमारे शरीर की गर्मी को रोक कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती। रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी या चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम के जो रेशे हैं वो भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं और रेशम कीट को पालने की जो प्रोसेस होती है वो सेरीकल्चर कहलाती है। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम कीट, मादा रेशम कीट ढेर सारे अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या फिर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो चीन है। ये प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और यह जो आवरण है वो कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? तो बिल्कुल हम ये कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो रेशम का तार होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो मादा जो सिल्क होती है, जो मादा रेशम कीट होता है वो बहुत सारे अंडे देती है। ये अंडे जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये लार्वा जो है वो अपनी प्यूपा स्टेज में आने के बाद में और अपने चारों ओर एक प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। और कैटरपिलर जो है स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और यह जो आवरण है वो कोकून कहलाता है। और कीट के आगे का जो विकास होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो कोकून के भीतर होता है। और ये जो रेशम के रेशे हैं इनका उपयोग रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अब अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकीला, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में
रंगा जा सकता है। कि हम यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है और रेशम कीट की अनेक किस्म होती है जिनकी वजह से ये एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे जो प्राप्त होने वाला रेशम का धागा है वो भी अलग अलग होता है, जैसे जिसमें कि टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा और भी अनेक प्रकार के रेशम होते हैं जो कि विभिन्न रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होता है। जनरली जो हमें अवेलेबल रेशम हमें प्राप्त होता है वो शहतूत रेशम कीट होता है और इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम होता है वो मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पर रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया हुआ है जिसमें नर रेशम कीट जो है वो मादा रेशम कीट से छोटा होता है और मादा जो रेशम कीट होती है वो बड़ी होती है। ये वयस्क रेशम कीट है। फिर यहाँ पर उसके बाद शहतूत की पत्ती पर अंडे देरी रेशम कीट दिखाई हुई है। फिर ये रेशम कीट कैसा होता है वो दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद जो कोकून की फॉर्मेशन है वो ऐसी होती है, ये भी दिखाया हुआ है। और कोकून उसके बाद कोकून में विकासशील कीट जो है वो किस तरह होता है वो दिखाया हुआ है। तो इस तरह इसका जीवन चक्र दिखाया हुआ है। एक्टिविटी 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े इकट्ठे कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कर्तनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न रेशम के किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों की गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशमी टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके स्क्रैप बुक में चिपकाना है और उसके अंदर जो विभिन्न किस्म के रेशम होते हैं जिसमें शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम है तो उनको नामांकित करना है। रेशम के इन टुकड़ों का जो गठन और उनकी जो बुनावट है उसको हम कृत्रिम रेशम के टुकड़ों के साथ उसका कंपेयर करेंगे जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। और ये जो रेशम के कीट होते हैं इनके जो डायग्राम है, जो चित्र होते हैं वो एकत्रित करने का प्रयास करेंगे जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। एक्टिविटी 3.6 तो किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लेंगे। इन धागों को सावधानी से जलाते हैं। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ है? अब सावधानी से ऊन के लाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन यापन में कोकून अवस्था कब आती है इसके लिए क्रियाकलाप 3.7 को करने का प्रयास कीजिए। दो धागे जलाएंगे जिसमें एक कृत्रिम रेशम होगी, एक शुद्ध रेशम होगी। तो उनके जलने पर उनकी गंध कैसी होती है तो उसकी गंध को महसूस करके और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी गंध कृत्रिम रेशम की और कौन सी गंध जो वो शुद्ध रेशम की है। एक्टिविटी 3.7 तो इसके अंदर रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लेंगे और उनको गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाएंगे। इन चित्रों को आपस में मिला देंगे। इन चित्रों को आपस में मिलाने के बाद इन चित्रों के जो जीवन चक्र है उसकी सही अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास करेंगे और जो बच्चा भी इसको जल्दी कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं और इसे अपनी स्क्रैप बुक में लिख भी सकते हैं। कोकून से रेशम तक तो कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों की उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि रेशम कीट के अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडे से लार्वा निकल आए। फिर जो कीट होते हैं उनको शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है।
25 से 30 दिनों बाद कैटरपिलर खाना खाना बंद कर देते हैं। वह कोकून बनने के लिए बांस के बने छोटे छोटे जो कक्ष होते हैं उसमें चले जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी शी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। इस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। कि रेशम का संसाधन क्या है कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को धूप में रखते हैं या फिर पानी में या भाप में उबालते हैं। प्रक्रम में रेशम के जो फाइबर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए कोकून में से रेशे निकालने की जो प्रोसेस है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। ये रीलिंग है ये विशेष मशीनों के द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर को निकालती है और फिर रेशम के फाइबर की कताई की जाती है जिससे धागे बनाए जाते हैं और फिर बुनकर जो है इस रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुन जाते हैं। पहली जानना चाहती है कि कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। तो कुछ जो कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई है वो सिमिलर सी होगी क्योंकि ये दोनों ही महीन प्रोसेस है जिसके द्वारा वस्त्र बनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। रेशम कीटों से रेशम तथा ऊन भेड़ बकरी एवं याक से प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जांतव रेशे है कि रेशम और ऊन जो है वो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं। ऊंट लांबा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन कि उनको धोया जाता है, फिर उनकी छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम के फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को निकालकर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अभ्यास। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो काली भेड़ जो होती है उसके बालों में ऊन होती है। मेमने लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर सफ़ेद रोमों का तात्पर्य उसके सफ़ेद शरीर के जो सफ़ेद बाल होते हैं उनसे है। रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो जो रेशम कीट है वो कैटरपिलर और लार्वा दोनों है, तो इसमें ए और ब दोनों सही है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो हमें पता है याक, ऊंट और बकरी तीनों से ऊन प्राप्त होती है। घने बालों वाला जो कुत्ता है उससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले है पालन। तो पालन में विभिन्न पालतू पशु जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट, याक, गाय, भैंस आदि को ऊन या दूध के लिए पालना पालन कहलाता है। ऊन कटाई, तो मशीनों द्वारा ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के जो बाल काटने की जो प्रोसेस है उसको ऊन कटाई बोलते हैं। रेशम कीट पालन, तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन कटाई,
तो हमने पढ़ा था पीछे कि सबसे पहले भेड़ के जो ऊपरी सतह होती है तो उससे ऊन की कटाई की जाती है, फिर उनका अभिमार्जन मतलब उनको धोया जाता है जिससे वो चिकनाई वगैरह वो हट जाती है, फिर उनकी छटाई की जाती है जिसमें मोटी महीन पतली बारीक जो ऊन है उसको छाटा जाता है, फिर उसके बाद बर की छटाई की जाती है। फिर जो बर होता है तो हम पता है कि ऊन या बकरी के जो बाल होते हैं वो या तो सफ़ेद होते हैं या फिर काले होते हैं, तो उनकी रंगाई की जाती है और रंगाई करने के बाद उनकी रीलिंग की जाती है उनको रोल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वनवर्धन। तो रेशम के उत्पादन में हमें पता है रेशम कीट का पालन और शहतूत की कृषि है वो। यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाइए। तो इसमें सबसे पहले है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में हमने पढ़ा था कि काटी गई जो ऊन की सफाई होती है उसको अभिमार्जन बोलते हैं। शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन होती हैं। याक ऊन देने वाला जंतु है। कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग कीजिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे सीधे में भरना है हमें, कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, तो हमने पढ़ा था अभिमार्जन। फिर आएगा एक प्रकार का जानतव रेशा। तो एक प्रकार का जानतव रेशा हमने पढ़ा था रेशम, क्योंकि ऊन तो 2 अक्षरों की होती है। फिर लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते तो उनको रेशे बोलते हैं या तंतु बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 6 में भरना है, तो रेशे या तंतु ये तो 2 का हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइबर। फिर है ऊपर से नीचे में भरना है, तो इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, तो इससे बुने वस्त्र, तो इसमें आ जाएगा ऊन। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, तो रेशम कीट किसको खाते हैं? शहतूत को। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर 3 था रेशों से वस्त्र तक कंप्लीट हो गया है और उसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।